Assalamualaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru grade 11 students. Your maths assessment is on Tuesday 7th of November and you know that your maths assessment is of 30 marks now. ये जो दूसरा assessment है ये 30 marks का है. First assessment was of 25 marks. इसमें आपके 5 marks increase हो गए. 30 marks का ये assessment है और टाइम भी इंक्रीज हो गया. यू विल बी गिवन 60 मिनट्स. आपको 1 घंटा मिलेगा इसको कंप्लीट करने के लिए. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सिंस लोसाई इज कमिंग, तो अपने साथ जो है ना भाई ज्योमेट्री बॉक्स लाजमी लेके आना है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स के बगैर जो है लोसाई का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो. तो यू हैव टू ब्रिंग द ज्योमेट्री बॉक्स. अब ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास कंपास प्रोटेक्टर होना चाहिए, स्केल पेंसिल होनी चाहिए और फिर आपके पास पेन्स होने चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अपने साथ रखनी है, क्योंकि उस दिन फिर आप ज्योमेट्री बॉक्स के लिए इधर से उधर भागोगे. सबका मैथ्स का असेसमेंट है तो कोई आपको नहीं देगा. ठीक है, तो आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स प्रॉपर लेके आना है. स्केल प्रोटेक्टर हो गया, स्केल हो गया, कंपास हो गया, रबर पेंसिल हो गई, ये सारी चीज़ें रख लेना. लोसाई के क्वेश्चन में आपको पता है भाई, जिस तरह आपने प्रैक्टिस की है, अब आप अभी प्रैक्टिस कर भी रहे हो, तो वो ज्योमेट्री बॉक्स के बगैर जो है वो क्वेश्चंस नहीं होते. तो लाजमी अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स रख लेना प्लस कैलकुलेटर अपने साथ रख लेना. ठीक है. अच्छा, जल्दी से ज़रा टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, उनकी वेटेजेस की बात कर लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं रिवाइज करवा देता हूँ और कुछ टिप्स और सजेशंस हैं मेरे पास. तो वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के साथ. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. प्रिपरेशन आई होप तुम लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी. ऑटम ब्रेक के लिए हमने तुम्हें बहुत सारी वर्कशीट्स दी थी, तो आई होप वो तुमने सबने सॉल्व की होंगी. काफ़ी सारों ने तो सबमिट करवा दी हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपके पास अब 2 दिन और हैं, तो उनको सॉल्व कर लो. ठीक है, ताकि कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और पास पेपर्स का पूछोगे तो भाई देखो, हर बार मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि रीसेंट पास पेपर्स पे ज़्यादा फोकस रखो. आपके पास रीसेंट पास पेपर्स आपके पास 2022 का आपको मिल जाएगा. ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको. और फिर 21 हो गया, 20 हो गया, 18 19 हो गया. ठीक है, तो ये सारे आपके पास रीसेंट पास पेपर्स हैं. इनका वेरिएंट 2 और वेरिएंट 1 पे फोकस रखो. वेरिएंट 2 हम ज़्यादातर क्लास में डिस्कस कर लेते हैं. वेरिएंट 2 के आपको पता है टॉपिकल पास पेपर्स आपके पास है, तो वो तो आप कर ही लेते हो ना. तो एग्जाम्स के दौरान ना वेरिएंट 1 को ट्राई कर लिया करो, क्योंकि जब हम लोग टॉपिक करते हैं तो पहले हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, फिर हम पास पेपर करते हैं. तो वो जो पास पेपर्स हैं वो सारे वेरिएंट 2 वाले ही करते हैं हम लोग मेजॉरिटी. तो आप जो है ना, जब एग्जाम्स आते हैं, असेसमेंट्स आते हैं ना, तो वेरिएंट 1 वालों को जो है ना थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा दे दिया करो. तो बस ये रिसेंट 5 साल के जो पेपर्स हैं, इन्हीं की आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे पहले जब आप जाओगे ओल्ड पास पेपर्स आप जब सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आपका सिलेबस डिफरेंट है. तो वहाँ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप स्टक हो जाते हो और फिर आप जो है वो ये कहते हो कि यार ये टॉपिक मुश्किल है, ये नहीं हो रहा है. तो पहली प्रायोरिटी जो है ना वो 5 सालों की रखा करो. वेरिएंट 2 हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, तो वेरिएंट 2 है, फिर वेरिएंट 1 करो. तो काफ़ी सारे आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे. अच्छा, अब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं. तो टॉपिक्स में हमारे पास ग्रेड 11 के 2 टॉपिक्स थे, प्रोबेबिलिटी और लोसाई हमने डाला था. और ग्रेड 10 से हमने 2 टॉपिक्स डाले थे, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स. और फिर हमने फंक्शंस डाला था. और ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है. तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस की अभी आप फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करोगे. ग्राफ ऑफ फंक्शंस एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट भी करना होता है और फिर जो है वो वैल्यूज भी निकालनी है. तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस नहीं आ रहा, सिर्फ फंक्शंस आ रहा है बस. अच्छा, और ग्रेड 9 से हमने टॉपिक डाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम हमने जो है वो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो होती है, जिसमें आपको जो है वो मतलब टेबल बनाना होता है और टेबल के अंदर आप नंबर्स फिल करते हो. तो वो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है ना वो हमने लास्ट असेसमेंट में आपको दी थी. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले असेसमेंट में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है. ठीक है. ज़्यादा फोकस जो है ना वो आप ट्री डायग्राम्स पे करोगे. ट्री डायग्राम्स आपको बने हुए भी आते हैं, आपको उसको फिल करना होता है. समटाइम्स वो आपको ट्री डायग्राम बना के देता है, फिल भी करके देता है, बस आपसे प्रोबेबिलिटीज पूछ लेता है नीचे. तो वो जो प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें ऐड कब करनी है, हमें मल्टीप्लाई कब करनी है. ब्रांचेस को लेबल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ब्रांचेस को प्रॉपर लेबल कर लो तो फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना वो वाली ब्रांच पिक करने में आसानी हो जाती है. तो ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी में आप फोकस रखोगे वो ट्री डायग्राम्स पे रखोगे. ट्री डायग्राम्स आपको बनाना भी आना चाहिए. ठीक है, उसको फिल करना भी आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें उसने आपको ट्री डायग्राम नहीं बना हुआ दिया हुआ और आपको पहले ट्री डायग्राम खुद बनाना भी पड़ रहा है और उसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट भी करनी है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पास पेपर में देखे होंगे, 3 मार्क्स के आते हैं इस तरह के क्वेश्चन. तो आपको उसमें ट्री डायग्राम, वैसे वो क्वेश्चन बगैर ट्री डायग्राम के भी हो जाते हैं,
लेकिन ये है कि ट्री डायग्राम बना लेते हो तो फिर आपको जो है ना वो आसानी से सारे पॉसिबल आउटकम्स वगैरह ब्रांचेस वगैरह नज़र आ जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इन शॉर्ट आप ट्री डायग्राम्स करोगे अच्छी तरीके से। रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ उठाई है तो आप वो चीज़ वापस वहीं रख दोगे, ये रिप्लेसमेंट है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है, जो टोटल आउटकम्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा एज इट इज़ रहते हैं। लेकिन जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आप जब चीज़ एक उठाते हो, उसको नोट करते हो और फिर वो चीज़ वापस नहीं रखते, वो कहीं और रख देते हो, जिसकी वजह से आपका जो टोटल आउटकम्स है वो हर अटेम्प्ट में एक एक कम होता रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से देख लेना। बाकी ट्री डायग्राम्स की प्रैक्टिस तो तुम करोगे ही, तो ट्री डायग्राम्स बनाना भी तुम्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए कि भाई बनते कैसे हैं ट्री डायग्राम्स, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में आपको ट्री डायग्राम नहीं मिलेगा। असेसमेंट में बिल्कुल ट्री डायग्राम का क्वेश्चन है, ट्री डायग्राम आ सकता है, बनाने भी आ सकता है और बना हुआ होके फिल करने भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का जो है ना वो वेटेज मैंने 6 to 8 मार्क्स की रखी है। और 6 to 8 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कैलकुलेटर की ऐसे जरूरत तो होती नहीं है आपको, लेकिन अपना फाइनल आंसर जो है ना वो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ट्री डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस रखोगे और रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से। लोसाई की बात कर लेते हैं। लोसाई में आपको पता है लोसाई में सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सवाल एक आता है उसमें वो हर चीज़ आपसे पूछता है, तो आपको सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि कब सर्कल बनना है, कब पैरेलल लाइन बननी है, कब आपका एंगल बाइसेक्टर बनेगा, कब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, और जब शेडिंग कर रहे होते हैं तो कौन सी जो है वो वर्ड्स आते हैं, नियरर, क्लोजर, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये तुम्हें अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक चीज़ और है कि लोसाई में आपके पास जो है वो स्केल ड्राइंग्स भी आती है ना, वो आपको स्केल देता है लाजमी, तो स्केल कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। अगर आपसे वो लास्ट पार्ट में ऐसा पूछता है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल का क्या मतलब है। एक तो होता है कि बाय मेजरमेंट आप निकालते हो, जब आप कोई डायग्राम बनाते हो तो बाय मेजरमेंट आपके पास जो है ना एक वैल्यू आ रही होती है, वो मेजरमेंट वाली वैल्यू होती है, वो प्लान वाली वैल्यू होती है। लेकिन जब वो आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी वैल्यू आ रही है मेजरमेंट वाली, आप उसको स्केल को यूज करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो एक्चुअल आंसर में। तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे होती है वो वाली चीज देख लेना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू होती है। तो वो चीज़ तो अच्छी तरीके से देख लेना। स्केल को स्केल की कन्वर्जन का एक सवाल हमने किया था क्लास में, 1:n वाला, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेना। बेरिंग वाले क्वेश्चंस देख लेना, ये बेरिंग कैसे निकलती है। देखो बेरिंग आपको मेजर करके ही निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं कि आप जो है वो साइन रूल को साइन रूल से बेरिंग निकाल रहे हो बैठ के। तो इधर जो है ना वो मेजरमेंट से ही बेरिंग जो है वो फाइंड आउट होती है। बनती भी बेरिंग, मतलब वो आपको कभी कभार बेरिंग देके बोलता है कि भाई पॉइंट मार्क करो, तो आपको बेरिंग्स जो है वो एंगल्स वगैरह बनाने जो है ना वो अच्छी तरीके से आने चाहिए। लोसाई के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपका आ सकता है कि वो आपको कोई बेरिंग दे और बोले बेरिंग मार्क करो, या बाय मेजरमेंट बेरिंग फाइंड आउट करो, तो ये वाली चीज़ देख लेना। बाकी जो चार इंपॉर्टेंट लोसाई के कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्कल वाला, पैरेलल लाइन, एंगल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनकी कंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से देख लेना। और फिर ये कि पास पेपर तो मैंने बता दिया। लोसाई के जो वेरिएंट 2 वाले हैं वो तो हमने सारे कर लिए हैं तकरीबन। अब आप वेरिएंट 1 के जो क्वेश्चंस है ना उन पे फोकस करो और बिल्कुल रीसेंट रीसेंट वाले जो पास पेपर्स हैं उन्हीं को ट्राई करना। अच्छा, फिर ग्रेड 10 के टॉपिक्स में एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वेटेज मैंने 3 to 8 मार्क्स रखी है। अच्छा, लोसाई की वेटेज भी मैंने 6 to 8 मार्क्स की रखी है। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मैंने देखो यहाँ फॉर्मूलाज भी लिख दिए हैं, ये सारे रेगुलर पॉलीगॉन के एंगल्स के फॉर्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 × 180, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो हमेशा 360 होते हैं। अच्छा, ये रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। और फिर ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूलाज तुम्हें आने चाहिए। सही है, इसके अलावा जो है मैंने यहाँ दो फिगर्स बनाई हुई हैं, ये ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं, और इन ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो वो सारी चीज़ें भी तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक मार्क की बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एंगल प्रॉपर्टीज़ में ही आती हैं। सर्कल की प्रॉपर्टीज़ में आपको सिमेट्रिकल वाली भी करनी है, मतलब रेडियस और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज़ भी करनी है, और आपको एंगल प्रॉपर्टीज़ भी करनी है, मतलब एंगल एट सेंटर और एंगल इन द सेम सेगमेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें इसमें करनी पड़ेंगी, पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा इसको, इसीलिए इसकी वेटेज मैंने 3 to 8 मार्क्स रखी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो फंक्शंस आ जाता है। फंक्शंस में हमारे पास इतना मुश्किल सवाल नहीं है, फंक्शंस जो है वो बहुत आसान है। फंक्शंस में आपको बस इनपुट चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे इनपुट चेंज करते हैं, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी मैंने वेटेज रखी है 4 to 6 मार्क्स, बस इसका एक ही क्वेश्चन है और वो 4 to 6 मार्क्स के अंदर अंदर उसकी रेंज आ जाएगी।
तो ये 4 to 6 मार्क्स तुम्हारे लिए बहुत हलवा है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 4 to 6 मार्क्स हैं ये आपके लिए बहुत ईजी हैं। अगर आपने ये दो अच्छी तरीके से कर लिया ना, कम से कम आपके 10 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप मिड पॉइंट अच्छी तरीके से कर लो, ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट कर लो, डिस्टेंस वाला कर लो, इक्वेशन वाला कर लो, और पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस का जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि अगर आपको वो दो पॉइंट्स दे दे या कोई लाइन दे दे और बोले कि भाई इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उसकी इक्वेशन फाइंड करो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आना है। बस ये 5-6 कॉन्सेप्ट ही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये अच्छी तरीके से कर लेना। वर्कशीट्स हमने जो तुम्हें दी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो बहुत इनफ है। अगर वो तुमने अच्छी तरीके से कर ली हैं तो वो काफ़ी है मेरे ख्याल से। वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो ये सारे टॉपिक्स थे, 5-5 टॉपिक्स, ठीक है ना। ये 5 टॉपिक्स हैं, 30 मार्क्स हैं, 60 मिनट्स हैं। ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हें लाजमी लेके आना है। और बाकी है कि मैंने तुम्हें बता दिया, 10 to 12 मार्क्स बहुत आसान है। फंक्शंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट जो है ना, ये बहुत ईजी है। और एंगल प्रॉपर्टी थोड़ा तुम लोग को तंग कर सकता है। बाकी लोसाए तो अब अगर इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो लोसाए तुम लोग को मसला नहीं करेगा। लोसाए का क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से बैठ के सुकून से पढ़ना। आपके पास 60 मिनट्स हैं, ये बहुत है 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये बड़े आराम से पूरा आप असेसमेंट जो है 60 मिनट्स में कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में आपको पता है इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन ये कि हर चीज़ को आपको टाइम देना है प्रॉपर। और अगर आप पेंसिल से सॉल्व करते हो तो लाजमी फिर आपको उसको आउटलाइन पेन से करना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो लाजमी जो है वो कमेंट कर देना। कमेंट से फ़ायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन फिर बाकी लोग भी देख लेते हैं, फिर सबके पास जो है वो आंसर चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। बाकी है कि फॉर्मूला शीट भी है मेरे पास। अगर फॉर्मूला शीट तुम्हें चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। फॉर्मूला शीट में यही सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज तुम्हें मिल जाएंगे वहाँ सारे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट। अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा ट्यूसडे को है, तो मंडे का एक दिन और होगा तुम्हारे पास। आई विल ट्राई टू अरेंज एन ऑनलाइन सेशन। वो जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, वो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि संडे को कर लूँ वो, या ये कि फिर मंडे को कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आई विल लेट यू नो, मैं इंशाल्लाह रिमाइंडर डाल दूंगा। तो बाकी ये कि आप तैयारी करो इंशाल्लाह। बाकी कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।